ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का यूज हम लोग जानेंगे। एप्लीकेशन सिंपल एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना, काफ़ी सिंपल बता रहा हूँ। इतने सारे, मान लो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये फर्स्ट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। मान लो ये क्या है, एयर हो गया, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है बशर्ते एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेकेंड केस में आप देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड थर्ड केस में आपको दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री। सारे केसेस में हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है सेकेंड मीडियम का, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है सेकेंड मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, है ना। स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है μ1 sin i दैट इज इक्वल टू μ2 sin r, यही बोलता है ना। देखिए अगर ये इस तरह का स्टेटमेंट है तो देखिए क्या आंसर हो रहा है। μ1 sin i, μ1 कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, sin i, sin कितना है भाई, sin 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी है, यही तो हमें फाइंड करना है। sin r की वैल्यू कितनी है, तो sin 45 डिग्री। अब फाइंड करो μ2 की वैल्यू। जिसे एंगल्स का वैल्यू पता है वो आसानी से बता देंगे कि sin 60 डिग्री कितना होता है, तो रूट अंडर कितना होता है 3/2 होता है ना। sin 60 डिग्री कितना होता है, रूट अंडर 3/2। चलिए, और μ2 इंटू sin 45 आता है 1/√2। इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर इतना आ रहा है, मतलब μ2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, रूट अंडर 3/√2, ये वैल्यू आ रही है। अब देख लीजिए फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आप खुद कैलकुलेट करोगे, sin 60 एंड sin 30 डिग्री काफी इजी है। sin 60 रूट अंडर 3/2 एंड sin 30 1/2 होता है, तो आप उस केस में भी इजीली फाइंड कर सकते हो। सेकंड केस बता दिया मैंने। थर्ड केस एंड फोर्थ केस इट विल बी होमवर्क। ये दोनों सेकंड एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको, अगर मान लो क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज करके अगर मैं आपसे पूछूं μ2 की वैल्यू रूट अंडर 3 हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपका होमवर्क है। 60 डिग्री इतना है तो एंगल, अच्छा इसमें इस केस में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, इस केस में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री होगी। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ये सब भी आपका होमवर्क है, आप होमवर्क की तरह इसको लो और एक एक क्वेश्चन को बनाओ। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ये, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला हमने बता दूंगा, फिर बाद में आगे जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब आप खुद सॉल्व करोगे। ओके, देखिए फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे स्नेल्स लॉ से यूज करके। μ1 sin i दैट इज इक्वल टू μ2 sin r, तो लिखा हुआ तो जानते ही है ना। एक बार हम फॉर्मूला यूज करेंगे। μ1 की वैल्यू कितनी है 1, sin i कितना आ रहा है रूट अंडर 3/2, μ2 की वैल्यू है रूट अंडर 3, तो sin r की वैल्यू तो अपने आप पता चल जाएगा। मतलब sin 30 डिग्री ही 1/2 होता है, और यही क्या हो रहा है sin r, तो r की वैल्यू कितनी हो रही है 30 डिग्री। r की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री, आप देख लीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सेकेंड और थर्ड आपका क्या होगा, होमवर्क रहेगा, इट विल बी योर होमवर्क। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, क्या होता है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है, इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। नॉर्मल शिफ्ट मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इमेज यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज,
तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से, हाईएस्ट पॉइंट से, इस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट से जहाँ से ऑब्जर्वर देखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को देखी जा रही है ना, उस जगह से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h है, एपरेंट हाइट ही क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। तो डिफरेंस हमने फाइंड करेंगे h माइनस h एपरेंट, h माइनस h बाई म्यू, दैट इज इक्वल टू h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई म्यू आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट इतना ही होगा, मतलब कितना ऊपर ऑब्जेक्ट, कितना ऊपर इमेज दिखेगा, है ना, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना सारा चीज हमने समझ लिया, जान लिया, तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 45 डिग्री, μ2 इज गिवन एज 1 एंड μ1 हमको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन, अगर μ2 दिया हुआ है 1 और μ1 दिया हुआ है कितना, वो हमें फाइंड करना है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, μ1 हमें फाइंड करना है, μ1 इंटू साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितना है भाई, μ2 का वैल्यू है 1 इंटू साइन 45 डिग्री, कितना है साइन 45 डिग्री। तो कितना आया, μ1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, तो 2/√2, 2/√2 दैट इज इक्वल टू √2 वैल्यू आ जाएगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का √2 है और μ2 की वैल्यू 1 गिवन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज, ए हमारा क्वेश्चन, ए पार्ट का आंसर हमें पता चल गया। बी पार्ट का आंसर हमें चाहिए हाइट, एपरेंट हाइट क्या होगी। तो इजी वे में हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एपरेंट हाइट जो है ओरिजिनल हाइट माइनस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द दिस मीडियम। अगर हमें कहां से देखा जा रहा है, हम लोग इसको रेयर मीडियम से देख रहे हैं, तो रेयर मीडियम से जब देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेशियो है, म्यू क्या है, म्यू है रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम एंड दिस मीडियम। ओके, इसको हम μ1 बाय μ2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे h μ2 बाय μ1, इसका हम लोग रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हाइट हमारा क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है 1 मीटर, तो आप लिखिए 1 मीटर। ओके, μ2 की वैल्यू 1 है और μ1 की वैल्यू कितनी आ रही है, √2, तो ये आएगा 1/√2 मीटर, ये एपरेंट हाइट है। लाइक दैट आप नॉर्मल शिफ्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसका यूज करके नॉर्मल शिफ्ट भी फाइंड कर सकते हो। ऑप्शन क्वेश्चन सी का आंसर जो अगर फाइंड करना चाहेंगे तो हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, 1 माइनस 1/√2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए, इतना मीटर नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इवन 9-10 के स्टूडेंट भी इस क्वेश्चंस को आराम से समझ सकते हैं। ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस है, जो जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता है वो वीडियो को देखेंगे और इससे एडवांटेज लेंगे, फायदा उठाएंगे, है ना। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम से देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रेयर मीडियम में, और कहाँ से हम देख रहे हैं, डेंसर मीडियम से देख रहे हैं। तो कहानी क्या होगी, इस कहानी को समझिए और जानिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और इसको हम लोग डेंसर मीडियम से देख रहे हैं। कोई लिक्विड है, मान लो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और यहाँ पे ये मान लो कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो ही तो ये डेंसर होगा और ये रेयर मीडियम होगा। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे देख रहे हैं, इसका इमेज ऊपर दिखता है,
इसका इमेज क्या दिखेगा ऊपर, कब, जब ये डेंसर मीडियम रहेगा तब, जब ये डेंसर मीडियम रहेगा तब। कैसे पता चला, ये पता चलता है हमें रिफ्रैक्शन से। ये हम कैसे पता कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन से। देखिए स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, है ना। तो μ1 sin i को हम अगर स्मॉल एंगल है तो 10i के बराबर मान लेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइट, परपेंडिकुलर बाय हाइट, है ना, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर कितना है d, और बेस हम यहाँ से हम मान लेंगे AO या OA जो कुछ भी है, μ2 sin r d बाय IA, है ना, IA या AI, यहाँ पे लिख देंगे μ1 μ2 में रिलेशन, d से d कैंसिल हो जा रहा है, IA इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इनटू O। तो अपरेंट हाइट कितना आ रहा है, अपरेंट हाइट जो आ रही है μ2 बाय μ1 इनटू हाइट आ रहा है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इट मींस अपरेंट हाइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपरेंट हाइट है वो ग्रेटर देन रियल हाइट आ रहा है। कब, जब ऑब्जेक्ट को हम व्यू कर रहे हैं कहां से, डेंसर मीडियम से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो हाइट कितनी होगी, तो अरे भाई तो हम कहां से देख रहे हैं, इस सरफेस से हमने हाइट मेजरमेंट किया है, यहां से मेजरमेंट नहीं कर रहे, यहां से मेजरमेंट नहीं कर रहे, दिस हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम। ये भी याद रखने वाली बात है, डेंसर मीडियम के सरफेस से हम ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, ना कि इस पॉइंट से मेजरमेंट कर रहे हैं। आवर डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट से हमारा मेजरमेंट हो रहा है। तो चलिए ये सब कहानी है। तो अपरेंट हाइट इस केस में रियल हाइट से ज्यादा होगा, याद रखिएगा इस चीज को। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करेंगे, रेयर मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट ऊपर दिखेगा, ज्यादा हाइट पर दिखेगा, ग्रेटर डिस्टेंस पे दिखेगा, ऑब्जेक्ट से ज्यादा ग्रेटर डिस्टेंस पे दिखेगा। और ये सब ऑब्जर्वेशन कब होता है, जब अंदर में कोई मछली हो और ऊपर बर्ड उड़ रहा हो, चिड़िया उड़ रहा हो, है ना। तो मछली को यहाँ नहीं बर्ड दिखेगा, इसके ऊपर दिखेगा, है ना, इसके क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा, इसके नीचे भी नहीं रहेगा, क्योंकि चिड़िया जो है वो क्या कर रही है, डेंसर सॉरी बर्ड फिश जो है वो क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही है। इसके वजह से जो यहाँ पे बर्ड होगी वो ऊपर दिखेगा। ओके, तो यही कहानी है इसमें, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम इज व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम। जो इस कहानी में होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम, थोड़ा सा डेंसर मीडियम देखेंगे तो ज्यादा हाइट में होगी। चलिए ये मैंने बता दिया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मान लो ये आदमी है, आदमी का आंख है, पानी में रखा हुआ है, या कोई फिश है, तो और बर्ड जो है इस पानी के सरफेस से, लिक्विड के सरफेस से 2 मीटर ऊपर, ये बर्ड है ना, 2 मीटर ऊपर उड़ रहा है, 2 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो इस आदमी को कितने हाइट पर इसका इमेज दिखेगा, मान लो ऊपर ही तो इमेज दिखेगा ना, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, यहीं पर तो इमेज दिखेगा, चिड़िया यहीं दिखेगी, तो कितने ऊपर दिखेगी इस सरफेस से, फ्रॉम दिस सरफेस। एक क्वेश्चन को ये समझिए, फ्रॉम इट्स सरफेस, कहां से भाई, तो इस सरफेस पे कितने ऊपर दिखेगा, तो उसको भी हम लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, म्यू इज इक्वल टू 2, और उसको मान लेते हैं हम कितना, 1 मान लेते हैं। तो कहानी क्या होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें सीधा पता चल जाएगा, कितने हाइट में दिखेगा, एच अपरेंट हाइट जो दिखेगी वो कितना दिखेगा, 2 × 2 मीटर लिखा हुआ था ना, है ना, μ2 सॉरी क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, फॉर्मूला यूज करेंगे μ2 बाय μ1। तो μ2 क्या है, ये है 1 अपॉन, है ना, μ2 ये है 1/2, ये μ2 आ रहा है ना। तो μ2 क्या है, क्या कौन सा है, सॉरी इसको μ2 मान लेंगे, है ना। तो 2/1, तो इतना 4 मीटर ऊपर दिखेगा, 4 मीटर ऊपर, यहां से इस सरफेस से, फ्रॉम वाटर सरफेस और लिक्विड सरफेस, फ्रॉम लिक्विड सरफेस, है ना, लिक्विड के सरफेस से इतना ऊपर दिखेगा, 4 मीटर ऊपर, 2 मीटर है ना, और ये 2 मीटर और आ जाएगा, मतलब ये आ गया 4 मीटर ऊपर दिखेगा। चलिए ये तो 4 मीटर हमें ऊपर दिखा, लेकिन अब ये बताओ कि इस जगह से कितना दिखेगा, कितना ऊपर रहेगा, इस बॉटम से कितना होगा। तो सेकंड अगर मैं ये पूछूं, फ्रॉम बॉटम से बताइए कितना होगा, तो बॉटम से 3 और ऐड कर देंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 मीटर, बॉटम से 7 मीटर ये ऊपर दिखेगा। इस बात को भी आप समझिए। ओके, चलते हैं हम लोग नॉर्मल शिफ्ट मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेटरल शिफ्ट पढ़ते हैं। लेटरल शिफ्ट क्या होता है,
लेटरल शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है ये लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट का मतलब ये है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ग्लास है, ठीक है, और इधर एक आंख लगा के आदमी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ग्लास से देख रहा है। ठीक है जी, क्या कर रहा है, ग्लास से देख रहा है, तो देखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लाइट गिर रहा है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा तो बेंड्स करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके बाद फिर ये लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रहा है, तो अब आप ये बताओ इस केस में कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मतलब एक्चुअली क्या कर रहा है, जो इंसिडेंट रे है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, डेविएट डिस्प्लेस हो जा रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जा रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमें फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करेंगे, तो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट y है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट y है, और यहाँ से यहाँ तक जब वापस हम लेके जा रहे हैं तो यहाँ एक इंसिडेंट, ये नॉर्मल लाइट को इंसिडेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू x। तो इस केस में y इज इक्वल टू y और x में क्या रिलेशन होगा वो हमें फाइंड करनी है। y एंड x में क्या रिलेशन होगा, तो मान लो ये डिस्टेंस भी क्या है, y है, और ये डिस्टेंस क्या है, x है, तो साइन i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y, हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, तो x साइन i लिख करके यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता है भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और यहाँ पे आप साइन i की वैल्यू आप उस मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ जाए, है ना। तो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको μ2 मान लेते हैं, इसको μ3 मान लेते हैं, और μ1 इज इक्वल टू μ3 मान ले, पहला हम केस मान लेते हैं, ठीक है, μ1 इज इक्वल टू μ3, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, रे डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा, है ना, इंसिडेंट रे विल बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। कितना डिस्प्लेस होगा, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x sin i। ओके, साइन i हम कैसे लिखेंगे भाई, साइन i इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो साइन i का वैल्यू हम लिख सकते हैं x, तो हमने x ही लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक हमने x लिखा है। i की वैल्यू, साइन i की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग उसको इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। साइन i इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, μ2 बाई μ1, है ना, μ2 बाई μ1 इंटू साइन r, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। साइन r लिख लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हम आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ पे देखा जा रहा है, दूसरे साइड से, मान लो ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस t है ना, इसको दूसरे इंड से देखा जा रहा है, कोई ऑब्जर्वर इसको दूसरे इंड से देख रहा है, कितना दिखेगा उसको, कहाँ दिखेगा, तो एक्चुअली उसको जो दिखेगा ना वो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर देखो डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। जो मान लो किसी ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट रे जो होती है वो डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो पैरेलल टू इटसेल्फ कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू t sin i माइनस r बाय cos r, इतना वैल्यू आता है। चलिए ठीक है, ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया तो ये एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ये फॉर्मूला सही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लो I और R एंगल स्मॉल हो जाए, तो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम हो जाए या स्मॉल हो जाए, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू t और इसका वैल्यू क्या कर देंगे, बहुत स्मॉल है तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा i माइनस r, और cos r अगर बहुत छोटा है तो cos 0 इज इक्वल टू 1 आता है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। t i माइनस r है ना, तो i माइनस r इज इक्वल टू i बाई म्यू कैसा आया, तो स्नेल्स लॉस देखिए क्या लिखेंगे, म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना बना है, तो 1 बना रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बना दिया 1, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू
साइन आर, तो आई इज इक्वल टू म्यू आर, इसका यूज हम लोग यहाँ करेंगे आई बाय म्यू, है ना। तो आंसर इतना आया टी म्यू माइनस 1 बाय म्यू इनटू आई। ये सब बातें हमने सीख लिया, जान लिया। ये स्मॉल एंगल्स के लिए, अगर आई और आर स्मॉल एंगल होगा तो ये यूज करेंगे, लार्ज एंगल्स होंगे तो ये यूज करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखिए एक ग्लास है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 5 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 4 है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 2 डिग्री है ना। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो y का फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या है, थिकनेस t, क्या फॉर्मूला है, थिकनेस t म्यू माइनस 1 बाय म्यू इनटू आई, ठीक है जी। तो दैट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, थिकनेस कितनी है इसका 2 मीटर, 2 मीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5 माइनस 1 बाय 5 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो ये है 4 डिग्री। तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, कितना होगा 2/5, है ना। तो 2/5 कितना आ जाएगा, ये 4 है ना, 4 इंटू 4 के लिए 16 इंटू 32/5, है ना। एक नंबर की तरह इसको यूज करेंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मैंने मान लिया है 75 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने मान रखा है 75 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो मैंने बना दिया है 30 डिग्री। कितना बना दिया 30 डिग्री। तो अब बताइए क्या होगा, और थिकनेस इसका सब सेम ही है 2 मीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही है। ये मैंने लार्ज एंगल्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको लार्ज एंगल्स के लिए पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी होगी लार्ज एंगल्स के लिए। तो सीधा सा फॉर्मूला निकालेंगे, लार्ज एंगल्स के लिए क्या फॉर्मूला था, t इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, लार्ज एंगल्स के लिए, है ना। t थिकनेस कितनी है भाई, तो 2 मीटर है, चलिए सही है। साइन ही लिखेंगे, i कितना है 75 डिग्री, है ना, माइनस r कितना है तो 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है कॉस r मतलब कॉस r क्या है, तो कॉस r जो है कॉस 30 डिग्री लिखेंगे, है ना, कॉस 30 डिग्री, आंसर हमारा आ जाएगा 2 मीटर। साइन 45 डिग्री, है ना, 45 एंड तो कितना होगा साइन 45 कितना होता है 1/√2 नीचे इंटू कॉस 30 कितना आ रहा है √3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है जी। तो इतना हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लार्ज एंगल्स के लिए भी हमने फाइंड कर लिया, स्मॉल एंगल्स के लिए भी हमने फाइंड कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, है ना, अगर मैं इस एंगल को 45 डिग्री में बता दूं, 45 डिग्री, तो आप वैल्यू फाइंड करना, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, इसको आप होमवर्क मान लो। और स्मॉल एंगल्स के लिए और भी जितने क्वेश्चन हैं आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके।